उत्तर प्रदेश के कानपुर से शुरू हुए आई लव मोहम्मद पोस्टर विवाद के बाद यूपी के पीलीभीत, बहराइच और उन्नाव में भी उसी तरह के पोस्टर के साथ मुस्लिम समुदाय के लोगों ने प्रदर्शन किया। बहराइच में तो पुलिस ने प्रदर्शन में शामिल 350 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। इस पूरे विवाद की शुरुआत 4 सितंबर को 12 वफात पर कानपुर में निकाले गए एक जुलूस से हुई थी। वहां मुस्लिम समुदाय के लोग आई लव मोहम्मद लिखे पोस्टर लेकर सड़कों पर उतरे थे। नारेबाजी की गई थी। पोस्टर को लेकर हिंदूवादी संगठनों से जुड़े कुछ लोगों ने विरोध जताया था। उन्होंने आरोप लगाया था कि इस तरह के पोस्टर लगाकर एक नई परंपरा की शुरुआत करने की कोशिश की गई। कानपुर में हिंदूवादी संगठनों से जुड़े कुछ लोगों पर पोस्टर फाड़ने के आरोप लगाए गए थे। इसके बाद पुलिस एक्शन में आ गई थी। 9 सितंबर को माहौल बिगाड़ने की कोशिश करने के आरोप में पोस्टर लगाने वाले मुस्लिम समुदाय के 15 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया था। मुकदमा दर्ज होने के बाद मुस्लिम समुदाय के लोग भड़क गए थे। कानपुर समेत उत्तर प्रदेश के कई शहरों में एफआईआर वापस लेने की मांग करते हुए विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। उन्नाव में तो प्रशासन की अनुमति के बिना ही विरोध जताने के लिए मुस्लिम समुदाय के लोगों ने जुलूस निकालने की कोशिश की। उन्नाव के शुक्लागंज इलाके में लोगों की इकट्ठा हुई भीड़ की खबर मिलते ही भारी संख्या में पुलिस वाले वहां पहुंच गए। पुलिस वालों ने प्रदर्शनकारियों को जुलूस निकालने से रोका। पुलिस के मुताबिक इसके बाद प्रदर्शनकारियों ने पुलिस टीम पर हमले की कोशिश की। पुलिस अफसरों ने बताया कि भीड़ को हटाने के लिए और खुद के बचाव में पुलिस वालों को लाठीचार्ज करना पड़ा। इसी के बाद प्रदर्शनकारियों को वहां से हटाया जा सका। लेकिन कानपुर में मुस्लिम समुदाय के लोगों के खिलाफ दर्ज एफआईआर का विरोध यूपी के अलग अलग शहरों में थमा नहीं और मुस्लिम समुदाय के लोग आई लव मोहम्मद लिखे पोस्टर लेकर सड़कों पर उतर आए। पीलीभीत में विरोध प्रदर्शन कर रहे लोगों ने आई लव मोहम्मद लिखे पोस्टर लहराए और नारेबाजी की। प्रदर्शन में छोटे छोटे बच्चे भी हाथों में पोस्टर लेकर नारे लगाते दिखाई दिए। इस दौरान एक शख्स एक कार की छत पर चढ़कर पोस्टर लहराता नजर आया। पीलीभीत की तरह उत्तर प्रदेश के बहराइच में भी मुस्लिम समुदाय के कुछ लोग आई लव मोहम्मद लिखे पोस्टर लेकर सड़कों पर उतरे। सड़क जाम कर दी गई और विरोध प्रदर्शन किया गया। इससे पहले उन्नाव में भी मुस्लिम समुदाय के लोगों ने बिना अनुमति के विरोध जताने के लिए जुलूस निकाला। प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए जब पुलिस की टीम शुक्लागंज इलाके में पहुंची तब पुलिस टीम पर हमला करने की कोशिश की गई। प्रतिबंध के बावजूद जुलूस निकालने की तैयारी थी, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की। यही वो स्पॉट है और जब वो नहीं रुक रहे थे, जुलूस निकालने की कोशिश कर रहे थे, तभी पुलिस को हल्का बल का भी इस्तेमाल करना पड़ा। तनाव को देखते हुए शुक्लागंज इलाके में भारी फोर्स की तैनाती कर दी गई। पीएसी के जवानों को भी वहां तैनात कर दिया गया ताकि किसी भी तरह माहौल खराब न हो। शुक्लागंज इलाके में पुलिस टीम पर पथराव करने और हाथापाई करने के मामले में गंगा घाट कोतवाली में 30 लोगों के खिलाफ केस भी दर्ज किया गया। पुलिस ने 6 आरोपियों को हिरासत में भी ले लिया। लेकिन कानपुर से भड़की पोस्टर विवाद की चिंगारी बरेली तक पहुंच गई। बरेली में उलेमा और शाही जामा मस्जिद के इमाम ने इस पूरे विवाद को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार और पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए। मौलाना खुर्शीद ने यह ऐलान कर दिया कि अगर आई लव मोहम्मद के पोस्टर लगाने पर एफआईआर लिखी जा रही है तो बरेली के हर घर, हर गली और हर मोहल्ले में आई लव मोहम्मद के पोस्टर लगाए जाएंगे। इस पूरे विवाद के बाद उत्तर प्रदेश का सियासी तापमान भी बढ़ गया। समाजवादी पार्टी ने पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाया, जबकि बीजेपी ने पलटवार करते हुए सभी को कानून का पालन करने और प्रदेश का माहौल खराब न करने की नसीहत दी। इस विवाद में कुछ संतों ने भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने जुलूस के दौरान आई लव मोहम्मद के पोस्टर लहराए जाने पर आपत्ति जताई। यानी 4 सितंबर को 12 वफात के जुलूस पर निकाली गई रैली में आई लव मोहम्मद के पोस्टर का विवाद उत्तर प्रदेश में गहरा गया। कानपुर में पोस्टर लहराने वालों के खिलाफ दर्ज एफआईआर ने विवाद को और ज्यादा भड़का दिया। बरेली में शाही जामा मस्जिद के इमाम मौलाना खुर्शीद आलम ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने ऐलान कर दिया कि बरेली के घर घर में आई लव मोहम्मद के पोस्टर और स्टिकर लगाए जाएंगे। उन्होंने सभी पर एफआईआर दर्ज करने की चुनौती दे दी। अपने दरवाजों पर भी लगाएंगे लिख करके, हम अपने मोहल्लों में लगाएंगे, जगह जगह आई लव मोहम्मद का स्टिकर लगाया जाएगा। इस पूरे विवाद में सियासी घमासान भी छिड़ गया। समाजवादी पार्टी ने कानपुर में पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाया। कोई कहना चाहता है आई लव राम, आई लव बुद्धा तो और आई लव मोहम्मद, उसमें किसी को कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए। जबकि बीजेपी ने इस मामले में समाजवादी पार्टी की प्रतिक्रिया पर पलटवार किया। कोई भी नारा अगर विधि की परिधि को पार करेगा तो कानून का डंडा पूरी कठोरता से काम करेगा। कुछ संतों ने तो इस पूरे विवाद के पीछे बड़ी साजिश की आशंका जता दी। उत्तर प्रदेश के अंदर बांग्लादेश और अफगानिस्तान जैसी स्थिति पैदा करने की कोशिश की जा रही है।
कानपुर से शुरू हुए इस विवाद के बाद पुलिस प्रशासन ने यूपी के सभी जिलों में अलर्ट जारी कर दिया। प्रशासन ने लोगों से शांति और संयम बरतने की अपील की। उधर मध्य प्रदेश के मंदसौर में गरबे की प्रैक्टिस कर रही एक महिला का अपहरण कर लिया गया। चौंकाने वाली बात यह रही कि कई लोगों के सामने ही आरोपी उन्हें पकड़कर जबरन अपने साथ ले गए। हालांकि इस दौरान वहां मौजूद कुछ महिलाओं ने उनका विरोध करने की कोशिश की, लेकिन वो उन्हें रोक नहीं पाई। एक आरोपी के हाथ में पिस्तौल देखकर लोग खौफ से भर गए। वो डर के मारे दूर हट गए और फिर आरोपी उस महिला को घसीटते हुए अपने साथ ले गए। इस घटना से पूरे इलाके में सनसनी मच गई। जानकारी मिलते ही पुलिस आरोपियों को पकड़ने में जुट गई। तुरंत सभी थानों को अलर्ट कर चेकिंग अभियान शुरू कर दिया गया। कुछ ही घंटों बाद पुलिस ने न सिर्फ सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, बल्कि उस महिला को भी उनके चंगुल से छुड़ा लिया। बाद में पुलिस ने दावा किया कि आरोपी ने जो पिस्तौल लहराई थी वो असली नहीं बल्कि नकली थी। डरा देने वाला यह मामला मंदसौर के खानपुरा इलाके का रहा। जानकारी के मुताबिक जिस महिला का अपहरण किया गया वो अपने पति को छोड़कर किसी दूसरे व्यक्ति के साथ रह रही थी। बताया गया कि इस बात से उनके ससुराल वाले नाराज थे और उन्होंने ही उनका अपहरण करवाया, और वो भी कई लोगों के सामने। वो गरबा की प्रैक्टिस कर रही थी, तभी दो लोग उस हॉल में पहुंचे और उन्होंने महिला को पकड़ लिया। इसके बाद वो उन्हें अपने साथ ले जाने लग गए। आरोपियों के साथ दो महिलाएं भी नजर आईं जो इस काम में उनकी मदद करती दिखी। इस दौरान उस महिला ने खुद को उनसे छुड़ाने की बहुत कोशिश की। यही नहीं, उनकी कुछ दोस्तों ने भी हिम्मत दिखाई और आरोपियों को रोकना चाहा। तभी उनमें एक आरोपी ने उन्हें पिस्तौल दिखाई और डरा दिया। वो पिस्तौल देखकर पीछे हट गईं, जबकि हॉल में मौजूद बाकी लोग डर के मारे दूर चले गए। इसके बाद आरोपियों का काम आसान हो गया और वो महिला को घसीटते हुए अपने साथ लेकर चले गए। जानकारी के मुताबिक महिला अपने पति को छोड़कर किसी और के साथ रह रही थी और इस वजह से ही उनके ससुराल वाले भड़के हुए थे। बताया गया कि महिला के ससुराल वालों ने ही उनका अपहरण करवाया ताकि वो उन्हें अपने साथ घर ले जा सकें। हालांकि इसके कुछ ही घंटे बाद पुलिस सभी आरोपियों को पकड़ने में कामयाब रही। इधर दिल्ली में एक बुजुर्ग को डिजिटल अरेस्ट कर उनसे 23 करोड़ की ठगी करने का डरा देने वाला मामला सामने आया। पुलिस के मुताबिक ठगों ने मुंबई पुलिस का अधिकारी बनकर उन्हें फोन किया और बुजुर्ग को बताया कि वो ड्रग्स तस्करी के एक मामले में शामिल हैं। इसके बाद गिरफ्तारी का डर दिखाकर उन्हें अपने ही फ्लैट में कैद कर दिया गया और उनसे 23 करोड़ रुपए ऐंठ लिए गए। उस बुजुर्ग के मुताबिक इससे पहले भी उन्हें अलग अलग नंबरों से कॉल आती थी। साइबर ठगी में शामिल आरोपी कभी ईडी तो कभी सीबीआई के अधिकारी बनकर उनसे बात करते थे। उन लोगों ने उन पर दबाव बनाना शुरू कर दिया कि अगर सहयोग नहीं किया तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान बुजुर्ग को डरा धमकाकर किसी से भी बात करने या मिलने से रोक दिया गया। उनके मुताबिक उन्हें यकीन दिला दिया गया कि वो अधिकारियों से ही बात कर रहे हैं। इस बीच धीरे धीरे उनसे पैसे ऐंठ लिए गए। हालांकि इस घटना के बाद जानकारी मिलने के पर साइबर पुलिस की टीम ने आरोपियों के खाते में ठगी के 12 करोड़ 11 लाख रुपए फ्रीज करवा दिए, क्योंकि साइबर ठगों ने उस बुजुर्ग से करीब 23 करोड़ रुपए की ठगी की। उनके मुताबिक उन्हें कई कॉल आया करते थे जो खुद को ईडी और सीबीआई के अधिकारी बताया करते थे। इस दौरान उनसे कहा गया कि उनका मोबाइल नंबर गैर कानूनी कामों में इस्तेमाल किया गया। लगातार ये जालसाज दबाव बनाते गए, फिर उन्हें सीबीआई के नाम पर यहाँ पर धमकाया गया, डांटा गया, फिर उनसे सिलसिलेवार पूरी डिटेल ली गई, उनके बैंक लॉकर्स के बारे में डिटेल ली गई। ये हैरान करने वाली घटना दक्षिण दिल्ली के गुलमोहर पार्क इलाके में हुई। वहां वो बुजुर्ग अकेले रहा करते थे। इस बात का फायदा उठाकर उन्हें उनके ही घर में डिजिटल अरेस्ट कर लिया गया। एनआईए एक्ट लगाया, पेमा लगाया और पीएमएलए लगाया। उसमें मेरे सोच की शक्ति खत्म हो गई थी। उनके मुताबिक आरोपियों ने मुंबई पुलिस का अधिकारी बनकर उन्हें फोन किया और बताया कि वो ड्रग्स तस्करी के एक मामले में शामिल हैं। परमिशन देते थे कि आप इधर जाइए। कई बार मुझे बोलते थे नहीं जा सकते, हमारे घर की शादी थी, बोले वहां नहीं जाएंगे। हालांकि साइबर पुलिस की टीम को इस घटना की जानकारी मिलने के बाद उन ठगों के खाते में ठगी के 12 करोड़ 11 लाख रुपए फ्रीज करवा दिए गए और आगे की कार्रवाई तेज कर दी गई। उधर एयर इंडिया के एक विमान में एक यात्री ने कॉकपिट में घुसने की कोशिश कर सनसनी मचा दी। बेंगलुरु से वाराणसी जा रही एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट में सवार एक यात्री ने कॉकपिट में जाने की कोशिश की। आरोप लगा कि वो यात्री वॉशरूम जाने के बहाने उठे और कॉकपिट का दरवाजा खोलने की कोशिश की। हालांकि चालक दल ने उन्हें रोक दिया। इसके बाद फ्लाइट लैंड होते ही उन्हें पुलिस के हवाले कर दिया गया।
सुप्रीम कोर्ट ने एयर इंडिया विमान हादसे में सिर्फ पायलट की गलती बताए जाने की खबरों को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। मामले में दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने केंद्र सरकार और विमानों के परिचालन पर नजर रखने वाली संस्था DGCA से जवाब मांगा। याचिका के जरिए हादसे की स्वतंत्र जांच की मांग की गई थी। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में गो तस्करी के आरोपियों से हुए झगड़े में जान गंवाने वाले दीपक गुप्ता के परिवार ने सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। मेडिकल की पढ़ाई की तैयारी कर रहे 19 साल के दीपक के परिवार को मुख्यमंत्री ने 5 लाख रुपए का चेक भी दिया। इधर दिल्ली के जंगपुरा इलाके में नवरात्र के पहले दिन बीजेपी विधायक तरविंदर सिंह मारवा ने अपने कुछ समर्थकों के साथ मिलकर इलाके में मीट की दुकानें बंद करवा दी। विधायक के मुताबिक वहां मीट की दुकानें चलाने वाले लोगों से पहले ही अपील की गई थी कि वो नवरात्र के दिनों में अपनी दुकानें न खोलें। उन्होंने दावा किया कि आसपास के इलाके में भी मीट की दुकानें बंद रखी गईं। हालांकि जिन लोगों की दुकानें बंद करवाई गईं उनमें कुछ ने आरोप लगाया कि आसपास के बाजारों में दुकानें खुली हुई हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि सिर्फ जंगपुरा मार्केट में मौजूद दुकानें ही बंद कराई गई। इस दौरान वहां मौजूद बीजेपी के कुछ कार्यकर्ता लोगों की दुकानों पर ताले लगवाते नजर आए। हालांकि बीजेपी विधायक तरविंदर सिंह मारवा ने दावा किया कि मीट बेचने वालों से पहले ही यह अपील की गई थी कि नवरात्र में दुकानें न खोलें। इसके अलावा उन्होंने यह दावा भी किया कि वो दिल्ली की सीएम से मुलाकात कर नवरात्र के दौरान दिल्ली में मीट की बिक्री पर बैन लगाने की अपील करेंगे। और इसी कड़ी में बीजेपी विधायक तरविंदर सिंह मारवा और उनके समर्थक जंगपुरा इलाके में मौजूद मीट की दुकानें बंद करवाते नजर आए। इस वक्त हम मौजूद हैं जंगपुरा मार्केट में, जहां जंगपुरा के विधायक तरविंदर सिंह मारवा जो हैं वो जो दुकानें यहां मीट की और मटन चिकन की जो दुकानें खुली हुई थी उसको बंद करवा रहे हैं। बीजेपी विधायक के मुताबिक मीट की दुकान चलाने वालों से पहले ही ये अपील की गई थी कि वो नवरात्र के वक्त दुकानें न खोलें। इसके बावजूद कई लोगों ने दुकानें खोली जिन्हें बाद में बंद करवा दिया गया। हालांकि दुकानदारों ने दावा किया कि उन्हें कुछ घंटे पहले ही ये कहा गया था कि वो नवरात्र के दौरान अपनी दुकानें बंद रखें। उन्होंने दावा किया इसी वजह से उन्होंने बेचने के लिए अपनी दुकानों में चिकन और मटन भी नहीं मंगवाया। यहाँ पे ऐसा कोई नहीं था। हाँ। ये तो सुबह ही बताया गया था हमारे को, तकरीबन कोई 11 बजे। हाँ। 11 बजे बोला था कि जी अपनी दुकानें बंद कर लो आप। तरविंदर सिंह मारवा ने दावा किया कि वो दिल्ली की सीएम से मिलकर नवरात्र के दौरान दिल्ली में मीट की बिक्री पर बैन लगाने की अपील करेंगे। अभी मुख्यमंत्री को मिलने जा रहा हूँ तो हम कोशिश करेंगे कि दिल्ली में भी बैन हो। उन्होंने दलील दी कि मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सरकारों ने कई जगहों पर नवरात्र में मीट की बिक्री पर पूरी तरह बैन लगा दिया। उनके मुताबिक वो दिल्ली सरकार से भी इसी तरह की मांग करेंगे ताकि दिल्ली में नवरात्र के दौरान मीट की बिक्री न हो। और नवरात्र के मौके पर मीट की दुकानें बंद कराने का मामला अकेले दिल्ली से सामने नहीं आया, बल्कि उत्तर प्रदेश के कई शहरों में भी ऐसा ही हंगामा मचा। लखनऊ में हिंदू महासभा नाम के हिंदूवादी संगठन से जुड़े कुछ लोगों ने वहां की कई मीट की दुकानें बंद करवाईं। उन लोगों ने मीट बेचने वालों से अपील की कि वो नवरात्र के दौरान अपनी दुकानें बंद रखें। हिंदू महासभा से जुड़े लोगों ने दावा किया कि वो नवरात्र के 9 दिन इसी तरह से मीट की दुकानों पर जाकर उन्हें बंद करवाएंगे। लखनऊ के हजरतगंज इलाके के कई दुकानदारों ने अपनी दुकानें बंद भी कर दी। हालांकि उन्होंने दावा किया कि अगर वो 9 दिन तक दुकानें बंद रखेंगे तो उनके कर्मचारियों को वेतन देना मुश्किल हो सकता है। वहीं उत्तर प्रदेश के वाराणसी में तो नगर निगम ने बाकायदा एक फरमान जारी कर दिया कि नवरात्र के 9 दिन तक शहर में मीट की दुकानें बंद रहेंगी। इस आदेश के मुताबिक अगर कोई इन दिनों में मीट बेचकर नियमों का उल्लंघन करता पाया गया तो उस पर कार्रवाई भी की जाएगी। मतलब दिल्ली के साथ ही उत्तर प्रदेश के कई शहरों से भी नवरात्र के मौके पर मीट की दुकानें बंद कराए जाने के मामले सामने आए। लखनऊ में हिंदू महासभा नाम के हिंदूवादी संगठन से जुड़े कुछ लोगों ने मीट की दुकानों पर पहुंचकर उन्हें बंद करवाया। शुद्धता के लिए हम लोग चाहते हैं 9 दिन व्रत रहते हैं लोगों का, उनकी भावनाओं का आप लोग सम्मान करें। हिंदू महासभा से जुड़े लोगों के पहुंचने के बाद कई दुकानदारों ने अपनी दुकानें बंद कर दी। हालांकि उन्होंने दावा किया कि अगर 9 दिन तक मीट की दुकानें बंद रहेंगी तो उन्हें काफी नुकसान उठाना पड़ेगा। करना भी चाहिए, हिंदू हैं हम लोग, बंद तो करना ही चाहिए। मैं खुद ही हिंदू, मगर क्या करें, बिजनेस एक तो लेबर भी है, लेबर का पैसा निकालना बड़ा आसान नहीं है। इस बीच वाराणसी में तो नगर निगम ने ये आदेश जारी कर दिया कि नवरात्र के दौरान शहर में मीट की दुकानें खोलने पर पाबंदी रहेगी। इन पूरे नगर निगम सीमा क्षेत्र में जितनी भी मीट, मुर्गा और मछली की दुकानें हैं उनको बंद रखने का आदेश दिया गया है। वाराणसी नगर निगम ने ये चेतावनी भी दी कि अगर किसी ने नियम तोड़ने की कोशिश की तो उसके खिलाफ एक्शन भी लिया जाएगा। उधर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में नवरात्र के दौरान गरबा पंडालों में प्रवेश को लेकर हिंदूवादी संगठनों ने चेतावनी वाले पोस्टर लगा दिए। पोस्टर पर गैर हिंदुओं के गरबा पंडाल में पकड़े जाने पर घर वापसी कराए जाने की बात लिखी गई।
भोपाल के अवधपुरी इलाके में बनाए गए गरबा पंडाल के बाहर लगे पोस्टर पर जूते चप्पलों की तस्वीरों के साथ ये चेतावनी लिखी नजर आई। पोस्टर पर लिखा गया कि पंडाल में जिहादियों का आना सख्त मना है, पकड़े जाने पर घर वापसी कराई जाएगी। पोस्टर पर सबसे आखिर में पकड़े गए आरोपियों की उचित व्यवस्था किए जाने की भी चेतावनी लिखी नजर आई। इस पोस्टर के बाद देश भर में गरबा पंडालों में गैर हिंदुओं के प्रवेश को लेकर चर्चा शुरू हो गई। मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री विश्वास सारंग ने भी हिंदूवादी संगठनों के इस तरह के पोस्टर का समर्थन किया। उनके मुताबिक नकली हिंदुओं को गरबा पंडालों में प्रवेश नहीं मिलना चाहिए। मध्य प्रदेश के छतरपुर में मौजूद बागेश्वर धाम के प्रमुख धीरेन्द्र शास्त्री ने भी दो टूक कह दिया कि जब हिंदू समुदाय के लोग हज यात्रा में नहीं जाते तो गैर हिंदुओं को गरबा पंडालों में नहीं आना चाहिए। दिल्ली में विश्व हिंदू परिषद ने तो सभी गरबा पंडालों के आयोजकों और पुलिस को चिट्ठी लिख दी, जिसमें उसने गरबा पंडालों में प्रवेश को लेकर सख्ती बढ़ाने की अपील की। जबकि समाजवादी पार्टी के नेता एसटी हसन ने मुस्लिम समुदाय के लोगों को गरबा जैसे आयोजनों से दूर रहने की अपील की। यानी नवरात्र के दौरान गरबा पंडालों में प्रवेश को लेकर एक बार फिर पूरे देश में बहस छिड़ गई। इस बहस के दौरान भोपाल के अवधपुरी इलाके में एक गरबा पंडाल के बाहर लगे पोस्टर ने सभी का ध्यान खींचा। भोपाल के अवधपुरी में जय जय श्री राम के नारे लग रहे हैं। पोस्टर मेन रोड है लेकिन पोस्टर लगे हुए हैं कि गरबे के पंडाल में जिहादियों का आना सख्त मना है, पकड़े जाने पर घर वापसी कराई जाएगी। पोस्टर पर बड़े बड़े अक्षरों में चेतावनी लिखी नजर आई। पोस्टर पर चप्पल और जूते की तस्वीर के साथ गरबे के पंडाल में जिहादियों का आना सख्त मना है, पकड़े जाने पर घर वापसी कराई जाएगी या उचित व्यवस्था की जाएगी लिखा नजर आया। पोस्टर लगाने वाले हिंदूवादी संगठनों से जुड़े लोग हाथों में लाठियां लेकर खड़े नजर आए। मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री विश्वास सारंग ने पोस्टर लगाने वालों का समर्थन किया। नकली तिलक लगाकर, नकली कलावा बांधकर यदि इंटरटेनमेंट के लिए यदि गरबे में जाएंगे तो इसकी अनुमति नहीं मिलनी चाहिए। बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने भी गरबा पंडालों से गैर हिंदुओं को दूर रहने की चेतावनी दी। जब सनातन हिंदू विचारधारा के लोग हज यात्रा में नहीं जाते हैं तो उनके लोगों को भी जो है गरबा में नहीं आना चाहिए। समाजवादी पार्टी के नेता एसटी हसन ने भी मुस्लिम समुदाय के लोगों को गरबा पंडालों से दूर रहने की नसीहत दी। वक्त बहुत खराब है। जो कभी कोई लव जिहाद में फंसाएगा, कभी किसी और तरकीब से फंसाएगा और जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। अपने को संभालें और ऐसे आयोजनों से बचें। विश्व हिंदू परिषद ने भी गरबा पंडालों के आयोजकों और पुलिस को चिट्ठी लिखी। बीएचपी ने पुलिस और गरबा आयोजकों से पंडालों में प्रवेश के दौरान सख्ती बरतने की अपील की। उधर राजस्थान के बूंदी में गोमांस मिलने के बाद हिंदूवादी संगठन से जुड़े लोगों ने जमकर हंगामा किया। उन्होंने दावा किया कि कुछ रोज पहले उन्हें गाय के अवशेष एक नदी में मिले थे। हंगामा कर रहे लोगों ने बताया कि पुलिस को इस मामले की शिकायत दी गई थी, लेकिन आरोप लगा कि उसने कोई एक्शन नहीं लिया। इसी बात से भड़के लोगों ने सड़क जाम कर दी। वहां आसपास के गांवों के सैकड़ों लोग गो हत्या के विरोध में सड़क पर उतर आए। उन लोगों ने प्रशासन के खिलाफ नाराजगी जताई। साथ ही गो हत्या के आरोपियों को जल्द से जल्द पकड़कर उन्हें फांसी देने की मांग की। भारी संख्या में लोग धरने पर बैठ गए और नारेबाजी शुरू कर दी। जानकारी मिलने पर प्रशासन के अधिकारी भी वहां पहुंच गए। इसके बाद पुलिस ने आरोपियों को जल्द गिरफ्तार कर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया। तब जाकर मामला शांत हुआ। लेकिन इससे पहले सैकड़ों की संख्या में लोग सड़क पर प्रदर्शन करते नजर आए। उन लोगों ने आरोप लगाया कि गो हत्या की खबर मिलने के बावजूद प्रशासन ने आरोपियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। इसलिए प्रशासन पर उनका गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने सड़क जाम करके नारेबाजी शुरू कर दी। उन लोगों ने दावा किया कि कुछ रोज पहले उन्हें पास की एक नदी में गाय के अवशेष मिले थे। हुआ क्या था यहाँ? गाय को काट के फेंक दिया। अच्छा, फिर पता चला भैया वो पब्लिक आई। अब नाराजगी है। चौंका देने वाला ये मामला बूंदी के अलोद नाम के गांव का रहा। इस मामले की जानकारी मिलने पर आसपास के गांव के लोगों में भी आक्रोश बढ़ गया। सर अलग था, धड़ अलग था, पैर अलग थे। गोवंश की निर्मम हत्या करने के बाद हिंदू संगठनों में लगातार आक्रोश देखा जा रहा है। वहां हंगामा बढ़ने पर प्रशासन के अधिकारी भी पहुंच गए। इस दौरान धरने पर बैठे लोगों ने प्रशासन से आरोपियों को जल्द से जल्द पकड़ने की मांग की। हालांकि काफी देर तक समझाने और सख्त कार्रवाई का भरोसा दिलाने के बाद वो शांत हुए। उधर राजस्थान के कोटा में लोग उस वक्त दंग रह गए जब वहां पुलिस की एक गाड़ी पर चढ़कर एक लड़की और उसके साथी ने बवाल कर दिया।
उन दोनों ने करीब आधे घंटे तक हंगामा किया। इस दौरान वहां लोगों की भीड़ जमा हो गई। बताया गया कि वो लड़की और उसका साथी नशे में पूरी तरह धुत थे। वो ठीक से खड़े भी नहीं हो पा रहे थे, लड़खड़ाते नजर आए। लड़की पुलिस से लगातार गुहार लगाती रही कि उसे छोड़ दिया जाए, जबकि लड़का गाली गलौज करता दिखा। बताया गया कि नशे की हालत में वो दोनों रात के वक्त सड़क पर उल्टी सीधी हरकतें कर रहे थे। इसकी सूचना जब पुलिस को मिली तो वो उन्हें पकड़ने के लिए पहुंची। पुलिस वालों ने उन्हें पकड़ भी लिया, लेकिन इसी बीच वो किसी तरह पुलिस की गिरफ्त से छूट गए और पुलिस की गाड़ी की छत पर चढ़ गए। इसके बाद तो उन्होंने जमकर उपद्रव किया। सड़क के बीचों बीच खड़ी उस गाड़ी से उन्हें उतार पाना पुलिस के लिए भी टेढ़ी खीर साबित हुआ। इस बीच लड़के ने तो पुलिस वालों को भी गंदी गंदी गालियां देनी शुरू कर दी और वो अपनी साथी के साथ मिलकर काफी देर तक बवाल करता रहा। उन दोनों की हरकतें देखकर लोग भी हैरत में पड़ गए। अबे 4 पुलिस वाले एक को नहीं पकड़ पा रहे हैं, बताओ। वो लड़का और उसकी साथी पुलिस की गाड़ी की छत पर खड़े नजर आए। देखकर ऐसा लगा मानो किसी फिल्म की शूटिंग चल रही हो। हंगामा बढ़ने के साथ ही वहां भीड़ भी बढ़ती गई। पुलिस ने दोनों से नीचे उतरने के लिए कहा, लेकिन उन पर उसका कोई असर नहीं हुआ। इसी बीच लड़खड़ाते हुए वो गाड़ी की छत पर ही गिर गए। नशे में धुत बताए जा रहे लड़के लड़की के गिरने के बाद पुलिस वालों ने उन्हें नीचे खींच लिया। इस दौरान वो ठीक से चल भी नहीं पा रहे थे। लड़के के तो हाथ पैर पकड़कर कुछ पुलिस वालों ने ऊपर उठा लिया। इस दौरान वो उन्हें भी गालियां देता रहा। चौंका देने वाला यह मामला कोटा के रामपुरा थाना क्षेत्र का रहा। वहां हंगामा करने वाले लड़के और उसकी साथी के खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज कर लिया। उधर उत्तर प्रदेश के आगरा में एक लड़की ने आरोप लगाया कि एक आदमी ने बीच सड़क पर उससे छेड़खानी की। इसके बाद वहां हंगामा खड़ा हो गया। उस लड़की और आदमी के बीच जोरदार बहस हो गई। उस लड़की के मुताबिक वो अपने दोस्त के साथ एक रेस्टोरेंट के बाहर खड़ी थी, तभी गाड़ी में सवार वो आदमी वहां आया और उसे देखकर अश्लील हरकत करने लगा। आरोप लगा कि उस आदमी ने 5,000 रुपए देकर उस लड़की पर अपने साथ चलने का दबाव भी बनाया और जब उस लड़की ने इसका विरोध किया तो उसने अपनी पिस्तौल निकाल ली। उसने उसे धमकाने की कोशिश की। इसकी वजह से बीच सड़क पर बवाल मच गया। इस मामले की शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, क्योंकि उस पर बीच सड़क पर एक लड़की से छेड़खानी का आरोप लगा। इससे पहले शिकायत करने वाली लड़की और उस आदमी के बीच जोरदार बहस हुई। यहाँ पे बंदूक लेके ये टॉर्चर कर रहा है। बीच सड़क पर वो एक दूसरे पर चिल्लाते नजर आए। इसकी वजह से वहां भारी भीड़ जमा हो गई। 2 मिनट इस दौरान भी वो आदमी लगातार उस लड़की से अपने साथ चलने को कहता रहा। हाथ मत लगा, दूर हट, पहले दूर से बात कर, दूर से बात कर। काफी देर तक हुई बहस के बाद वो आदमी वहां से चला गया। इसके बाद उस लड़की ने पुलिस थाने जाकर शिकायत दर्ज करवाई। उस लड़की के मुताबिक वो अपने एक दोस्त के साथ एक रेस्टोरेंट के बाहर खड़ी हुई थी। उसी वक्त वो आदमी अपनी गाड़ी से वहां आया और उसे देखकर अश्लील हरकत करने लगा। आरोप लगाया गया इसके बाद उसने उस लड़की को 5,000 रुपए लेकर अपने साथ चलने को कहा, लेकिन उस लड़की ने मना कर दिया। दावा किया गया कि इसी बात से वो भड़क गया और उसने अपनी पिस्तौल निकाल ली। इसके बाद बीच सड़क पर हंगामा खड़ा हो गया। पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। इधर उत्तर प्रदेश के हरदोई में कई लोगों का धर्म परिवर्तन करवाने के आरोप में 8 लोगों को हिरासत में ले लिया गया। पुलिस की जानकारी मिली कि हरदोई के गांव में झाड़ फूंक के नाम पर लोगों का धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा था। इसके बाद बजरंग दल के कार्यकर्ता वहां पहुंच गए और हंगामा खड़ा कर दिया। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के मुताबिक वहां ईसाई धर्म के प्रचारकों ने एक सभा रखी थी। आरोप लगा कि बीमारियां दूर करने के बहाने लोगों को उस सभा में बुलाया गया। इसके बाद उन लोगों को ईसाई धर्म अपनाने के लिए प्रेरित किया गया और इसीलिए बजरंग दल के कई कार्यकर्ता वहां पहुंच गए। उन्होंने वहां जमकर बवाल मचाया। उन्होंने दावा किया कि उस सभा में बाइबल और ईसाई धर्म से जुड़ी कई किताबें रखी मिली। यहाँ पर बाइबल वगैरह भी किताब भी रखे थे और यहाँ पर धर्म परिवर्तन का काम चल रहा था। आरोप लगाया गया कि लोगों से उस सभा में शामिल होने के लिए 1100 रुपए फीस मांगी गई और इसके बाद लोगों को भरोसा दिया गया कि अगर वो ईसाई धर्म को अपना लेंगे तो उनकी सारी बीमारियां ठीक हो जाएंगी। उसने मुझे बोला कि 1100 रुपए भेज दो और 1100 फीस देके ईसाई धर्म में आइए, आप आइए, आप सारी बीमारी ठीक हो जाएगी। इन्हीं आरोपों को लेकर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया। इसके बाद पुलिस को भी वहां बुला लिया गया। पुलिस ने वहां पहुंचकर कुछ महिलाओं समेत 8 लोगों को गिरफ्तार कर लिया।
चंगाई सभा का आयोजन किया जा रहा था तथा धर्म के नाम पर विभिन्न प्रकार के प्रलोभन दिए जा रहे थे। पुलिस ने उन आरोपियों से पूछताछ शुरू कर दी ताकि उनके पूरे गिरोह की जानकारी मिल सके। पुलिस ने भरोसा दिया कि इस गिरोह में शामिल सभी लोगों को सख्त सजा दी जाएगी। उधर मध्य प्रदेश के मंडला में एक टोल प्लाजा पर पहुंचे कुछ बदमाशों ने जमकर तोड़फोड़ कर दी। उन्होंने न सिर्फ कई चीजों को तोड़ दिया बल्कि वहां के कर्मचारियों के साथ मारपीट भी की। यही नहीं, दावा किया गया कि बदमाश लाखों रुपए लूटकर फरार हो गए। वहां के मैनेजर के मुताबिक वो सभी टोल वसूले जाने से भड़के हुए थे। बताया गया बदमाश टोल नहीं देना चाहते थे और इस मुद्दे पर वहां के कर्मचारियों के साथ काफी देर तक उनकी बहस हुई। इसके बाद वो टोल चुकाकर चले गए, लेकिन कुछ देर बाद अपने कई साथियों के साथ एक बार फिर पहुंचे। वहां पहुंचते ही उन्होंने टोल प्लाजा पर तांडव मचा दिया। उन्होंने डंडों से हमला कर कंप्यूटर, सीसीटीवी कैमरे और कई मशीनें तोड़ दी। उन्होंने अपनी पहचान छिपाने के लिए चेहरे ढक रखे थे। अचानक हुए इस हमले से वहां अफरा तफरी का माहौल बन गया। तोड़फोड़ और लूटपाट के बाद जब वो फरार हो गए तब इसकी जानकारी पुलिस को दी गई। मैनेजर ने दावा किया कि जाते वक्त उन्होंने वहां के कर्मचारियों को धमकी भी दी। इसके बाद पुलिस आरोपियों को पकड़ने में जुट गई, क्योंकि उनकी वजह से टोल प्लाजा पर दहशत मच गई। हाथों में डंडे लेकर पहुंचे बदमाश अलग अलग टोल बूथों में घुस गए और फिर वहां रखी चीजों को उन्होंने तोड़ना शुरू कर दिया। उन्होंने कंप्यूटर, सीसीटीवी कैमरे और दूसरी मशीनों को निशाना बनाया। इस दौरान टोल प्लाजा के कुछ कर्मचारियों ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो उन्होंने उन पर भी हमला कर दिया। विरोध करने वाले कई कर्मचारियों की उन्होंने पिटाई कर दी। तोड़फोड़ के साथ ही बदमाशों ने वहां रखे रुपए भी लूट लिए। टोल प्लाजा के मैनेजर के मुताबिक वो लाखों रुपए लूट कर फरार हो गए। बताया गया कि जाते जाते उन्होंने वहां के कर्मचारियों को धमकी भी दी। जान से मारने की धमकी, गाड़ी चढ़ाने की धमकी और इस प्रकार की अनेक धमकियां देके भी गए, बोल के भी गए कि टोल प्लाजा में हम आग लगा देंगे। इसके बाद वो जिस रास्ते से आए थे उसी रास्ते से फरार हो गए। टोल प्लाजा के मैनेजर के मुताबिक वो सभी अपनी गाड़ी पर सवार होकर पहले भी वहां पहुंचे थे। उस वक्त टोल के मुद्दे पर कर्मचारियों के साथ उनकी तीखी बहस हुई थी। बताया गया कि उस वक्त तो वो टोल देकर चले गए, लेकिन बाद में हमले की पूरी तैयारी के साथ वो दोबारा वहां आए और उन्होंने जमकर उत्पात मचाया। उनके इस हमले की जानकारी मिलते ही पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। इधर मुंबई में एक लैम्बोर्गिनी कार बेकाबू होकर डिवाइडर से टकरा गई। मुंबई में जोरदार बारिश के बीच एक लैम्बोर्गिनी कार हादसे का शिकार हो गई। वो कार वहां कोस्टल रोड पर तेज रफ्तार में जा रही थी, लेकिन सड़क पर फिसलन होने की वजह से बेकाबू होकर वो डिवाइडर से टकरा गई। गनीमत यह रही कि इस घटना में कार चला रहे व्यक्ति को कोई चोट नहीं आई। महाराष्ट्र के ठाणे में मेट्रो ट्रेन का पहला ट्रायल शुरू हो गया। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस और डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने ट्रायल का निरीक्षण किया। कैडबरी जंक्शन से गायमुख तक 10.5 किलोमीटर लंबे मेट्रो रूट पर 10 स्टेशन होंगे। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में सुरक्षा बल ने मुठभेड़ में 2 नक्सलियों को मार गिराने का दावा किया। बताया गया इस दौरान कई हथियार भी बरामद किए गए। सुरक्षा बल के मुताबिक उस इलाके में कई और नक्सली छिपे हो सकते हैं। उधर जीएसटी में हुए बदलावों के बाद हिमाचल प्रदेश के मंडी में बचत उत्सव में हिस्सा लेने पहुंची सांसद कंगना रनौत का एनएसयूआई के कुछ कार्यकर्ताओं ने विरोध किया। कंगना रनौत वहां दुकानदारों से मिलने पहुंची थी, लेकिन उन्हें जिस रास्ते से बाजार तक पहुंचना था उस पर कांग्रेस के छात्र संगठन एनएसयूआई के कई कार्यकर्ता पहले ही पहुंच गए। उन्होंने काले झंडे लहराते हुए कंगना रनौत का विरोध किया और गो बैक के नारे लगाए। हालांकि इस हंगामे को देखते हुए पहले ही कंगना रनौत के काफिले का रास्ता बदल दिया गया था, मतलब उन्हें दूसरे रास्ते से सुंदरनगर के बाजार तक पहुंचाया गया, लेकिन एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने वहां हंगामा किया। इस दौरान उनके विरोध में बीजेपी के कई कार्यकर्ता भी वहां बैनर और झंडे लेकर पहुंच गए। मतलब सड़क के एक तरफ एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी की तो दूसरी तरफ बीजेपी के कई लोग हंगामा करते दिखे। प्रदर्शन कर रहे एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि मंडी के कई इलाके जब बाढ़ से बेहाल थे तब वहां की सांसद कंगना रनौत एक भी बार नहीं पहुंची, लेकिन जीएसटी में हुए बदलाव के बाद बीजेपी के बचत उत्सव का प्रचार करने के लिए वो मंडी पहुंच गई। और इसी वजह से कांग्रेस के छात्र संगठन एनएसयूआई के लोगों ने उनके विरोध की तैयारी कर रखी थी। वो लोग हाथों में काले झंडे लेकर पहुंचे। इसके बाद उन्होंने कंगना रनौत के खिलाफ नारेबाजी की। हालांकि इस हंगामे की आहट मिलते ही कंगना रनौत के काफिले को दूसरे रास्ते पर मोड़ दिया गया था। उन्हें दूसरे रास्ते से सुंदरनगर तक पहुंचाया गया। जैसे ही एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं को इसकी खबर लगी, वो कंगना रनौत पर और आक्रामक हो गए। एनएसयूआई ने आरोप लगाया कि कंगना रनौत बाढ़ से बेहाल हुए मंडी के इलाकों का दौरा करने नहीं पहुंची।
इसी वजह से जैसे ही वो जीएसटी में हुए बदलावों के बाद बीजेपी के बचत उत्सव का प्रचार करने पहुंची तो एनएसयूआई ने उन्हें घेरने की तैयारी कर ली। कंगना दीदी यहाँ पर जो अपने जीएसटी के गुणगान है वो करने तो आई, मगर क्या इनके पास इतना समय नहीं था कि वो उन परिवारों से भी एक क्षण के लिए मिल लेती। सुंदरनगर में जहां एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया, उसी के ठीक सामने बीजेपी के कुछ लोग भी जमा हो गए। जब तक एनएसयूआई के लोग वहां प्रदर्शन करते रहे, बीजेपी के लोग भी वहां से नहीं हटे। इधर उत्तर प्रदेश के देवरिया में सड़क बनवाने की मांग कर रहे एक व्यक्ति के कीचड़ में लेटकर प्रदर्शन करने का हैरान करने वाला मामला सामने आया। बताया गया कि देवरिया के गांव में 20 करोड़ की लागत से एक सड़क बननी है, लेकिन ठेकेदार ने इस काम को बीच में ही छोड़ दिया। वहां बारिश के बाद उस टूटी सड़क पर कीचड़ ही कीचड़ हो गया। जगह जगह गड्ढे होने से लोगों की मुसीबत बढ़ गई। इसी बात से नाराज लोगों ने जर्जर सड़क पर आंदोलन शुरू कर दिया। इस बीच अरुण कुमार सिंह नाम के एक समाजसेवी पीडब्ल्यूडी विभाग के खिलाफ नाराजगी जताते हुए कीचड़ में बैठ गए। वहां उनके समर्थन में कई लोग पहुंच गए और देखते ही देखते वो समाजसेवी कीचड़ से सनी उस सड़क पर लेट गए। वहां प्रदर्शन कर रहे लोगों ने पीडब्ल्यूडी विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछले 5 महीनों से ठेकेदार ने उस सड़क को खोदकर अधूरा छोड़ दिया। इस वजह से वहां रहने वालों की मुश्किलें बढ़ गईं। इसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गई और इसलिए वो समाजसेवी कीचड़ में लेटकर प्रदर्शन करते नजर आए। वहां अरुण कुमार सिंह नाम के उस समाजसेवी ने पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारियों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। इस दौरान उनके समर्थन में उस गांव के कई लोग वहां नारेबाजी करते दिखे। बाईपास को ठीक करो, पीडब्ल्यूडी की गुंडागर्दी नहीं चलेगी। हैरान करने वाला ये मामला देवरिया जिले के लार नाम के गांव का रहा। जानकारी मिली कि उस गांव में बाईपास पर सड़क बनवाने के लिए 20 करोड़ रुपए की लागत तय की गई थी। लोगों ने आरोप लगाया कि 5 महीने पहले ही काम शुरू कर दिया गया था, लेकिन खुदाई करने के बाद काम बीच में ही रोक दिया गया और इससे लोगों की मुश्किलें बढ़ गईं। 20 करोड़ रुपया में 15 करोड़ रुपया का भुगतान हो चुका है और ठेकेदार जो है कुंभकर्णी निंद्रा में जाके सो गया है। वहां बारिश के बाद चारों तरफ कीचड़ और गड्ढा हो गया। गांव वालों के मुताबिक बाईपास पर सड़क नहीं बनने की वजह से लंबे रास्तों से जाना उनकी मजबूरी बन गई। इसलिए उन लोगों का गुस्सा ठेकेदार और पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारियों पर फूट पड़ा और उन्होंने कीचड़ के बीच प्रदर्शन शुरू कर दिया। उधर राजस्थान के बारां में कुछ बदमाशों ने एक पेट्रोल पंप के कर्मचारियों को बंधक बनाकर लूटपाट की। इस पेट्रोल पंप के मालिक ने दावा किया कि वो बदमाश करीब 1 लाख रुपए लूटकर भाग गए। घटना देर रात करीब 2 बजे हुई। 6 नकाबपोश बदमाश उस पेट्रोल पंप पर आए और आते ही वहां सो रहे कर्मचारियों पर हमला बोल दिया। उन्होंने उन कर्मचारियों के हाथ पांव बांध दिए, उनके मुंह पर टेप लगा दी। इसके बाद वो उस पेट्रोल पंप पर मौजूद केबिन में गए और वहां रखी अलमारी का ताला तोड़कर पैसे चुरा लिए। उन बदमाशों के वहां से जाने के बाद पेट्रोल पंप कर्मचारियों ने किसी तरह अपने हाथ खोले और पेट्रोल पंप के मालिक को फोन किया। इसके बाद उन्होंने पुलिस थाने जाकर इसकी शिकायत दर्ज करवाई, क्योंकि वो नकाबपोश बदमाश उस पेट्रोल पंप पर रखा सारा कैश लूटकर फरार हो गए। इससे पहले उस पेट्रोल पंप पर एक चारपाई पर एक कर्मचारी सोता नजर आया। 4-5 बदमाश उसे पकड़कर वहां बैठे हुए थे। वो अकेला कर्मचारी इतने सारे बदमाशों का मुकाबला नहीं कर पाया। ऐसे में उन बदमाशों ने उस कर्मचारी के हाथ पांव एक रस्सी से बांध दिए। इसके बाद उसके मुंह पर भी टेप लगा दी ताकि वो चिल्ला न सके। काफी देर तक वो उस कर्मचारी को पकड़कर वहीं बैठे रहे। दावा किया गया कि उन बदमाशों ने उस पेट्रोल पंप पर मौजूद सभी कर्मचारियों को इसी तरह बंधक बना लिया। इसके बाद वो उस पेट्रोल पंप पर मौजूद मैनेजर के केबिन में गए और वहां रखी अलमारी का ताला तोड़कर करीब 1 लाख रुपए लूट लिए। 6 लुटेरे आए और पंप पे मौजूद सेल्समैनों को हथियार की नोक पे बंधक बना लिया। उस पेट्रोल पंप के मालिक के मुताबिक उन बदमाशों ने जाते जाते पेट्रोल पंप कर्मचारियों के पैसे भी लूट लिए। इस घटना के बाद उन्होंने पुलिस थाने जाकर इसकी शिकायत दर्ज करवाई। उधर जम्मू कश्मीर की डल झील में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दागी गई एक मिसाइल बरामद की गई। जम्मू कश्मीर की डल झील में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दागी गई एक मिसाइल मिली। मिसाइल के पुर्जे को हटाकर निष्क्रिय किया गया। जम्मू कश्मीर पुलिस के मुताबिक डल झील में सफाई के दौरान मिसाइल मिली। बाद में सेना ने वहां पहुंचकर उसे कब्जे में लिया और निष्क्रिय कर दिया। अफ्रीकी देश मोरक्को के दौरे पर पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वहां रह रहे भारतीयों से मुलाकात की। एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा कि पीओके यानी पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर को जबरदस्ती लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारा है ही पीओके और पीओके के लोग स्वयं ये कहेंगे कि मैं भी भारत हूं और वह दिन आने वाला है।
पंजाब के श्री मुक्तसर साहिब जिले में शिरोमणि अकाली दल की तरफ से बाढ़ पीड़ित किसानों के लिए 100 ट्रक रवाना किए गए। उन ट्रकों में मवेशियों के खाने के लिए चारा भेजा गया। उधर उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में सांप के काटने से एक लड़के की मौत पर हड़कंप मच गया। वहां उसके पड़ोसी के घर में सांप मिलने की खबर सुनकर वो उसे पकड़ने के लिए गया था, लेकिन इस दौरान उसने उस जहरीले सांप से खेलना शुरू कर दिया। उस सांप को सीधे बोरी में डालने की बजाय हवा में घुमाने लगा। इतना ही नहीं, उसने उस खतरनाक सांप को अपनी गर्दन में लपेट लिया और आसपास खड़े लोग उसे देखकर वीडियो बनाने लग गए। इस दौरान वहां सिर्फ बड़े ही नहीं बल्कि बच्चे भी खड़े थे, लेकिन इससे पहले कि सांप पकड़ने आया वो लड़का उसे बोरी में डाल पाता, उस सांप ने उसे काट लिया। हालांकि इसके बाद उसने सांप को बोरी में डाल दिया, लेकिन थोड़ी ही देर में उस लड़के की तबीयत बिगड़नी शुरू हो गई। उसके परिजनों को खबर मिलने पर उसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन तब तक उसकी जान जा चुकी थी, क्योंकि इससे पहले वो लड़का सांप के साथ खेलता नजर आया। इस दौरान वो जहरीला सांप उस लड़के के हाथ में छटपटाता दिखा। उसे देखकर ऐसा लगा मानो वो किसी भी वक्त उसके हाथ से निकलकर वहां मौजूद लोगों पर हमला कर देगा। इस दौरान वहां मौजूद लोग उसका वीडियो बनाते दिखाई दिए। इस बीच एक व्यक्ति ने उस लड़के की तरफ बोरी बढ़ाई, लेकिन उस लड़के ने सांप को अपने शरीर पर चढ़ा लिया। वो सांप उसके शरीर पर रेंगने लग गया और देखते ही देखते उसकी गर्दन से लिपट गया। और इससे पहले कि वो लड़का उस सांप को बोरी में डालता, उसने उस लड़के को डस लिया। कोई बात नहीं, इसे पहले डाल देते कट्टे में डाल। रोंगटे खड़े कर देने वाली ये घटना मुजफ्फरनगर के भोपा थाना क्षेत्र में मौजूद मोरना नाम के गांव में हुई। जानकारी के मुताबिक उस लड़के के पड़ोसी के घर में सांप मिलने की खबर सुनकर वो वहां आया था, लेकिन उस सांप से खेलना उसे भारी पड़ गया। बाद में उसके परिजनों को खबर मिलने पर उसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। और इस सब के बीच मध्य प्रदेश के इंदौर में कोबरा सांप के काटने से एक पुलिस कांस्टेबल की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक संतोष नाम के कांस्टेबल को सांप पकड़ने का अनुभव बताया गया था। इसकी वजह से उन्हें कई जगह सांप पकड़ने के लिए भेजा जाता था, लेकिन इस बार जब वो सांप पकड़ने के लिए गए तो सांप ने उन्हें काट लिया। इसके बाद उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। संतोष को जानकारी मिली थी कि पुलिस विभाग के अस्तबल में सांप घुस गया। इसके बाद वो तुरंत वहां पहुंच गए और कुछ ही देर में उस सांप को पकड़ लिया, लेकिन सांप पकड़ने के बाद वो उससे खेलने लग गए। वो उसे लेकर इधर से उधर घूमते नजर आए। इस दौरान उनके कई दोस्त भी वहां मौजूद थे। कौन सा है ये? कोबरा है ना। उन्होंने अपने दोस्तों को दिखाने के लिए उसका मुंह दबा दिया। दावा किया गया कि उसी वक्त उस कोबरा सांप ने उनकी उंगली पर काट लिया। इसके बाद वो अपना हाथ झटकते नजर आए। देखकर उनके दोस्त परेशान हो गए। उन्होंने उनका हाल भी पूछा, लेकिन वो उनके सामने यही दिखाते रहे कि उन्हें कुछ नहीं हुआ। बताया गया इसके कुछ देर बाद ही उनकी तबीयत बिगड़नी शुरू हो गई। उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वहां पहुंचने से पहले ही उन्होंने दम तोड़ दिया। संतोष नाम के कांस्टेबल 17 साल से नौकरी कर रहे थे। उन्हें सांप पकड़ने का काफी अनुभव बताया जाता था। यही वजह रही कि उन्हें पुलिस विभाग के अस्तबल में सांप पकड़ने के लिए बुलाया गया था। पूर्व में उसको काफी अनुभव था सांप पकड़ने का, तो इसको इसलिए लगातार कई जगह उसको बुलाया जाता था। सांप पकड़ते वक्त संतोष ने दस्ताने नहीं पहने हुए थे, और तो और सांप को पकड़ने के बाद उन्होंने उससे खेलना भी शुरू कर दिया था। दावा किया गया कि इसी लापरवाही की वजह से सांप ने उन्हें काट लिया। इधर मध्य प्रदेश के रतलाम में पुलिस ने दावा किया कि एक लड़की ने अपने घर वालों से छिपकर शादी करने के लिए नदी में बहने की साजिश रची थी। पुलिस ने कई दिन बाद उस लड़की को ढूंढ निकाला और फिर दावा किया कि वो नदी में नहीं गिरी थी, बल्कि अपने प्रेमी के साथ भाग गई थी। चौंका देने वाला ये मामला रतलाम के पिपलौदा थाना इलाके का रहा। पुलिस के मुताबिक उसे खबर मिली थी कि काजल नाम की वो लड़की रतलाम में बहने वाली मलेनी नदी में सेल्फी लेते वक्त गिर गई थी। इसके बाद पुलिस, एसडीआरएफ और इलाके के लोगों ने उसकी तलाश में कई दिन तक सर्च ऑपरेशन चलाया। कई गोताखोरों को भी इस काम में लगाया गया था, लेकिन उस लड़की का पता लगाया ताकि उस लड़की का पता लगाया जा सके। लेकिन कई दिन तक ढूंढने के बाद भी जब वो नहीं मिली तो पुलिस ने दूसरे एंगल से भी मामले की जांच शुरू की। दावा किया गया कि जब काजल के मोबाइल फोन की कॉल डिटेल निकाली गई तो सच्चाई सामने आ गई। पुलिस के मुताबिक जिस दिन काजल नदी में गिरी थी उसी दिन से गांव का एक लड़का लापता हो गया था। बाद में पुलिस ने इन कड़ियों को जोड़ना शुरू किया, तब वो उस लड़की तक पहुंच गई। पुलिस ने उस लड़के को भी पकड़ लिया और फिर उन दोनों के बयान दर्ज किए। और दावा किया गया कि उस लड़की ने पुलिस और अपने परिवार को गुमराह करने के लिए साजिश रची थी। पुलिस के मुताबिक उसे काजल नाम की उस लड़की के नदी में गिरने की खबर मिली थी। बताया गया कि सेल्फी लेते वक्त यह हादसा हुआ था। इसके बाद पुलिस ने एसडीआरएफ के साथ मिलकर सर्च ऑपरेशन शुरू किया। इस काम में इलाके के कई लोगों ने भी मदद की थी।
सबने मिलकर कई दिन तक मलेनी नदी में उस लड़की की तलाश की, लेकिन जब वो नहीं मिली तो पुलिस ने उसके फोन की कॉल डिटेल खंगाली। दावा किया गया कि कॉल डिटेल से पुलिस को कई सुराग मिले। बाद में पुलिस को यह भी पता चला कि जिस दिन यह हादसा हुआ था उसी दिन से गांव का एक लड़का भी लापता है। इसके बाद इन दोनों मामलों को जोड़कर जांच शुरू की गई तो पुलिस को उनके बारे में पता चल गया। जो व्यक्ति जिनके साथ हो गई थी वो भी हमें मिल गया। दोनों बालिग होने के कारण जो हम उनसे कथन ले रहे हैं, वो कथन लेने के उपरांत जो है जिस तरह से वो घटना हमको जो बताएंगे पुलिस के मुताबिक काजल अपने प्रेमी से छिपकर शादी करना चाहती थी और इसीलिए उसने नदी में गिरने की साजिश रची ताकि उसके परिवार वाले ये मान लें कि उसकी मौत हो चुकी है। उधर उत्तर प्रदेश के इटावा में कुछ पुलिस कर्मियों पर आरोप लगा कि वो अस्पताल में ड्यूटी पर तैनात एक डॉक्टर को जबरन उठाकर ले गए। इस मामले में कार्रवाई करते हुए उनमें 2 पुलिस कर्मियों को लाइन हाजिर कर दिया गया। मामला इटावा के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजकीय संयुक्त अस्पताल का रहा। जानकारी के मुताबिक वो डॉक्टर उस अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में तैनात थे। तभी 3 पुलिसकर्मी वहां आए और उन्हें बताया कि एसपी की मां की तबीयत बहुत खराब है और वो तुरंत उन्हें देखने के लिए चलें। दावा किया गया कि डॉक्टर ने उनके साथ भेजने के लिए एक फार्मासिस्ट को बुलाया, लेकिन वो पुलिसकर्मी डॉक्टर को ही साथ ले जाने की जिद पर अड़ गए। आरोप लगा इसके बाद उन तीनों पुलिसकर्मियों ने उनसे बदतमीजी की और फिर जबरदस्ती उन्हें उठाकर एसपी दफ्तर ले गए। हालांकि जब एसपी को इस बारे में पता चला तो उन्होंने तुरंत डॉक्टर को वापस अस्पताल भेज दिया। इस घटना के विरोध में उस अस्पताल के डॉक्टरों ने करीब 2 घंटे के लिए ओपीडी सेवाएं बंद कर दी। इसके बाद सीएमओ वहां पहुंचे और डॉक्टरों से बात की। उन्होंने डॉक्टरों को इस मामले में जल्द कार्रवाई का भरोसा दिया, क्योंकि अस्पताल में डॉक्टर के साथ हुई बदतमीजी से बाकी डॉक्टर भी गुस्से में आ गए। जिस डॉक्टर के साथ बदतमीजी हुई वो अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में बैठे हुए थे। तभी वो पुलिसकर्मी वहां आए और उनसे कुछ बातचीत करते नजर आए। थोड़ी देर तक चली बातचीत के बाद 3 पुलिसकर्मी डॉक्टर को घेर कर वहां से ले जाते दिखे। इस घटना के बाद डॉक्टर ने आरोप लगाया कि वो पुलिसकर्मी उन्हें एसपी की मां के इलाज के लिए लेने आए थे, लेकिन जब उन्होंने किसी फार्मासिस्ट को उनके साथ ले जाने को कहा तो वो भड़क गए। इसके बाद वो उन्हें घसीट कर वहां से ले गए। 3 पुलिस वाले आए कि एसपी साहब की मां को देख लो, तो हम लोग व्यवस्था कर ही रहे थे, किसी फार्मासिस्ट को भेज रहे थे एसपी ऑफिस। तब तक वो बदला करने लगे, हमको ले गए इमरजेंसी के सीट के यहाँ से। इस घटना से गुस्साए डॉक्टरों ने हंगामा खड़ा कर दिया। उन्होंने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजकीय संयुक्त अस्पताल की ओपीडी सेवाएं बंद कर दी। इसके बाद सीएमओ उन डॉक्टरों से बात करने पहुंचे। आज बीमारी के बहाने से कल को और किसी बहाने से उठा के ले गए तो हमको सर सही बात है। अरे हमें क्या मालूम सर, कोई दूसरा वर्दी उनको टांग ले जाए, हम सोचे पुलिस वाले घर वाले कर ढूंढेंगे, हम तो केवल वर्दी पहचान है हमारे पास। तो इस मामले में कार्रवाई करते हुए उन 3 पुलिसकर्मियों में 2 को लाइन हाजिर कर दिया गया। उधर नेपाल के बाद दक्षिण पूर्व एशिया के देश फिलीपींस में भी युवाओं ने वहां की सरकार के खिलाफ आंदोलन शुरू कर दिया। फिलीपींस की राजधानी मनीला में सैकड़ों की तादाद में प्रदर्शनकारी उमड़ पड़े। उन्होंने आरोप लगाया कि फिलीपींस की सरकार के कई मंत्रियों और नेताओं ने बाढ़ से राहत दिलाने के नाम पर लाई गई योजनाओं की आड़ में जमकर भ्रष्टाचार किया। इसी के विरोध में मनीला में युवाओं ने नेपाल की तरह आंदोलन शुरू कर दिया। कई युवा हाथों में तख्तियां लेकर वहां सड़कों पर उतर आए। इस दौरान जब वहां की पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो वहां हिंसक झड़पें हो गई। फिलीपींस की सरकार के मुताबिक इन झड़पों में प्रदर्शनकारियों ने 90 से ज्यादा पुलिस वालों को घायल कर दिया। इस दौरान 200 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया। फिलीपींस की सरकार ने दावा किया कि पहले प्रदर्शनकारियों ने शांतिपूर्ण आंदोलन की अनुमति मांगी थी, लेकिन आंदोलन देखते ही देखते उग्र हो गया और फिर तो फिलीपींस की राजधानी मनीला की सड़कों पर मानो जंग ही छिड़ गई। जैसी तस्वीरें कुछ दिन पहले नेपाल से आई थीं, करीब करीब वैसे ही हालात मनीला के भी दिखे। वहां भी सैकड़ों प्रदर्शनकारी भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए सड़कों पर उतर आए। पुलिस ने जब उन्हें रोकना चाहा तो वहां जमकर हंगामा हुआ। पुलिस वालों पर पत्थरबाजी शुरू हो गई। इसके बाद वहां मौजूद पुलिस वालों ने अपनी शील्ड से अपने सिरों के ऊपर तक दीवार सी बना ली ताकि पत्थरों से उनके सिर न फूटें। लेकिन गुस्से से बौखलाए प्रदर्शनकारी नहीं रुके। पुलिस ने उन्हें आगे बढ़ने से रोकने के लिए एक ट्रक खड़ा किया था ताकि रास्ता जाम हो जाए, लेकिन प्रदर्शनकारी उस ट्रक पर चढ़ गए। कुछ देर में ही उन्होंने उस ट्रक पर कब्जा जमा लिया और फिर उसके पहियों में आग लगा दी। इस बीच पत्थरबाजी भी जारी रही। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि फिलीपींस की सरकार के मंत्रियों ने बाढ़ से राहत देने के नाम पर योजनाएं बनाकर बड़े पैमाने पर पैसों का गबन किया। वहां के युवा इसी के विरोध में सड़कों पर उतर आए। फिलीपींस की सरकार के मुताबिक इन हिंसक घटनाओं में वहां के करीब 95 पुलिसकर्मी बुरी तरह घायल हो गए, जिन्हें पत्थरबाजी की वजह से गंभीर चोटें आईं। इस दौरान करीब 216 प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया, जिनमें 85 से ज्यादा प्रदर्शनकारी नाबालिग बताए गए।
इधर खबर है कि आतंकी अड्डे पर हमला करने के लिए गई पाकिस्तान की वायुसेना ने अपने ही लोगों पर बमबारी कर करीब 30 लोगों की जान ले ली। मरने वालों में ज्यादातर महिलाएं और बच्चे शामिल बताए गए। यह हमला पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के एक गांव में किया गया। पाकिस्तान के मीडिया के मुताबिक वहां की सेना ने रात के करीब 2:30 बजे उस गांव पर एक एक कर कई विनाशकारी बम फोड़ दिए। यानी हमला उस वक्त हुआ जब लोग अपने घरों में सो रहे थे। हर तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था, लेकिन इसी बीच पाकिस्तान के लड़ाकू विमानों ने इतने जबरदस्त धमाके किए कि वहां चीख पुकार मच गई, भगदड़ मच गई। हालांकि इससे पहले कि लोग कुछ समझ पाते, वहां सब कुछ तबाह हो गया। बारूद की बारिश में कई मकान तो पूरी तरह बर्बाद हो गए। हर तरफ मलबा बिखरा दिखाई दिया। जिन जगहों पर बम फटे वहां बड़े बड़े गड्ढे हो गए। खैबर पख्तूनख्वा का वो गांव मानो शमशान घाट बन गया। हालांकि पाकिस्तान की सरकार या सेना की तरफ से इस खौफनाक हमले पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई, लेकिन पाकिस्तान के मीडिया के मुताबिक वहां की सेना ने आतंकी संगठन TTP यानी तहरीक तालिबान पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन चलाया था। दावा किया गया कि पाकिस्तानी वायुसेना को जानकारी मिली थी कि उस गांव में TTP के लड़ाके छिपे हैं, इसीलिए उसने वहां आसमान से 8 बम गिरा दिए। लेकिन उसके हमले में जो लोग मारे गए वो सभी आम नागरिक बताए गए। मतलब आतंकियों को ठिकाने लगाने के लिए गई पाकिस्तान की सेना ने अपने ही लोगों पर कहर बरपा दिया। उसकी एयर स्ट्राइक में छोटे छोटे बच्चों और महिलाओं समेत 30 लोगों की मौत हो गई। खैबर पख्तूनख्वा के जिस गांव पर हमला हुआ उसकी तो सूरत ही बिगड़ गई। वहां कोई भी मकान सही सलामत दिखाई नहीं दिया। चारों तरफ मलबा और तबाही का मंजर नजर आया। हमले में मारे गए लोगों को चारपाइयों पर रखा गया था। वहां लाइन से करीब 2 दर्जन चारपाइयां बिछी दिखी। जिन्होंने अपनों को खोया उनका रो रो कर बुरा हाल हो गया। खैबर पख्तूनख्वा के जिस गांव पर बारूद की बारिश की गई वो तिराह नाम की घाटी में मौजूद है। वहां से अफगानिस्तान का बॉर्डर ज्यादा दूर नहीं है। पाकिस्तान के मीडिया के मुताबिक वहां की सेना को सूचना मिली थी कि उस गांव में आतंकी संगठन TTP के लड़ाकों ने डेरा डाल रखा है। और इसी के बाद पाकिस्तान के लड़ाकू विमानों ने वहां रात के वक्त आसमान से 8 खतरनाक बम गिरा दिए। हालांकि इस हमले में किसी भी आतंकी के मारे जाने की खबर नहीं आई, बल्कि पाकिस्तान के बेगुनाह लोगों की जान चली गई। उधर ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन समेत कई देशों ने फिलिस्तीन को देश के तौर पर मान्यता दे दी, तो इससे भड़के इजरायल ने गाजा में बमबारी और तेज कर दी। इजरायल की फौज ने जमीन के साथ साथ आसमान के रास्ते भी गाजा के अलग अलग इलाकों पर हमला बोल दिया। वहां ताबड़तोड़ धमाकों से गाजा में रह रहे फिलिस्तीनी बुरी तरह सहम गए। इजरायल की इस कार्रवाई से कुछ घंटे पहले ही ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, कनाडा और पुर्तगाल ने फिलिस्तीन को एक देश के रूप में मान्यता दे दी। उनके इस फैसले को इजरायल के लिए झटका माना गया, क्योंकि इजरायल पर आरोप लगते हैं कि उसने दशकों से वेस्ट बैंक समेत फिलिस्तीन के कई इलाकों पर जबरन कब्जा जमा रखा है। ऐसे में फिलिस्तीन को मान्यता दिए जाने का मतलब यह हुआ कि इजरायल पर दबाव बढ़ सकता है। दावा किया गया कि इसी बात से वो गुस्से से आग बबूला हो गया और उसकी सेना ने गाजा में जारी हमलों की रफ्तार और बढ़ा दी। इजरायल की सेना ने रात के वक्त गाजा पट्टी पर मिसाइलों की बारिश कर दी। अंधेरे को चीरती हुई उसकी मिसाइलें जहां भी फटी वहां तबाही मच गई। ये हमले ऐसे समय पर किए गए जब 24 घंटे के अंदर दुनिया के 4 देशों ने फिलिस्तीन को देश के रूप में मान्यता दी। इनमें ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, कनाडा और पुर्तगाल शामिल रहे। इसके साथ ही संयुक्त राष्ट्र के 193 सदस्य देशों में आजाद फिलिस्तीन का समर्थन करने वाले देशों की संख्या 150 के करीब पहुंच गई। ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, कनाडा और पुर्तगाल ने गाजा में चल रहे युद्ध को रोकने की मांग की। हालांकि फिलिस्तीन को मान्यता देकर वो इजरायल के निशाने पर आ गए। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने उन देशों की आलोचना की जिन्होंने फिलिस्तीन को देश के तौर पर मान्यता दी। नेतन्याहू ने इसे आतंकवाद को इनाम देने जैसा कदम बताया। यानी दुनिया में फिलिस्तीन के लिए बढ़ता समर्थन देख इजरायल का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। माना जा रहा है कि इसी बात से भड़के इजरायल ने गाजा पर हमले तेज कर दिए। अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने बगराम एयरबेस पर अमेरिका के दावे को खारिज करते हुए उसे बड़ा झटका दे दिया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ब्रिटेन दौरे में अफगानिस्तान में मौजूद इस एयरबेस को वापस पाने की इच्छा जताई थी। इसके बाद उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट कर अफगानिस्तान की तालिबान सरकार को चेतावनी भी दी थी कि बगराम एयरबेस को जिसने बनाया है वो उसे दे देना चाहिए। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल के करीब मौजूद इस एयरबेस को अमेरिकी सेना ने बनाया था। ये तब बनाया गया था जब अफगानिस्तान का कंट्रोल अमेरिकी फौज के हाथों में था। ट्रंप ने उस पोस्ट में धमकी भरे लहजे में यह तक कह दिया कि अगर तालिबान बगराम एयरबेस अमेरिका को नहीं सौंपते हैं तो फिर उन्हें इसका अंजाम भुगतना होगा।
हालांकि उनकी इस धमकी का जवाब देने में तालिबान ने भी देर नहीं की। अफगानिस्तान के विदेश मंत्री ने दो टूक कह दिया कि अफगानिस्तान की अपनी 1 इंच जमीन से भी वो समझौता नहीं करेगा। मतलब अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने साफ कर दिया कि ट्रंप चाहे जो भी कहें, उन्हें बगराम एयरबेस नहीं सौंपा जा सकता। ट्रंप ने अफगानिस्तान की तालिबान सरकार को चेतावनी दी थी कि बगराम एयरबेस उसे लौटा देना चाहिए जिसने उसे बनाया था। उनका इशारा अमेरिका की तरफ था, क्योंकि जब अफगानिस्तान पर अमेरिका का कंट्रोल था तब अमेरिका ने ही इस लंबे चौड़े एयरबेस को तैयार किया था। तब अमेरिकी फौज ने इसे अफगानिस्तान की राजधानी काबुल से करीब 64 किलोमीटर की दूरी पर बनाया था। अमेरिका ने 9/11 आतंकी हमले के बाद तालिबान के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन चलाया था। तब यही बगराम एयरबेस अमेरिका और नेटो की सेनाओं के लिए सबसे बड़ा सैन्य ठिकाना था। हालांकि 2021 में जब अमेरिकी सेना अफगानिस्तान से हटी थी तो इस एयरबेस पर तालिबान का कब्जा हो गया था। लेकिन ट्रंप एक बार फिर बगराम एयरबेस को हासिल करने की कोशिश में लग गए, क्योंकि बगराम एयरबेस ऐसी जगह पर है जहां से चीन, ईरान, पाकिस्तान और पश्चिम एशिया के कई और देशों पर नजर रखी जा सकती है। ट्रंप का दावा है इस एयरबेस के पास ही चीन अपने इलाके में परमाणु हथियार बनाता है। माना जा रहा है इसी वजह से ट्रंप ने बगराम एयरबेस को दोबारा हासिल करने में दिलचस्पी दिखाई। सौबात की एक बात यह कि ट्रंप तालिबान को धमकी क्यों दे रहे हैं कि उनको बगराम एयरबेस वापस करो। आखिर ऐसा क्या है बगराम में कि ट्रंप ने यहां तक कह दिया कि नहीं दोगे तो बहुत बुरा होगा। तो इस पूरी खबर का समझने के लिए इसका पूरा इतिहास, भूगोल समझना जरूरी है। तो अफगानिस्तान का नक्शा तो पब्लिक ने देखा होता है कई बार, लेकिन ज्यादातर लोगों ने इसको भारत की तरफ से देखा होता है। लेकिन इस पूरे खेल को समझने के लिए अफगानिस्तान की लोकेशन और फिर बगराम की लोकेशन को समझना जरूरी है। तो जरा फिर से देखिए अफगानिस्तान है कहां। यह देश पहाड़ों और रेगिस्तान का ऐसा टुकड़ा है जो चारों तरफ से दूसरे देशों से घिरा हुआ है। समुद्र से इसका कोई रास्ता नहीं। यहां करीब 4 करोड़ लोग रहते हैं और इसकी राजधानी है काबुल, ये तो आप जानते ही हो। इसके आसपास कौन कौन है? उत्तर में ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान जैसे देश हैं। पूर्व में पाकिस्तान और थोड़ी सी दूरी पर पीओके वाला भारत का इलाका है। दक्षिण में फिर पाकिस्तान है और थोड़ा और उत्तर में ये चीन के भी पास है। अफगानिस्तान की सीमा चीन के साथ सिर्फ 92 किलोमीटर लंबी है, जो चीन के शिनजियांग नाम के इलाके से लगती है। शिनजियांग चीन का पश्चिमी हिस्सा है, जहां रेगिस्तान है और यहां मुस्लिम आबादी है। वीगर मुसलमान कहते हैं वहां के चीन के लोगों को। तो अफगानिस्तान की लोकेशन एक चौराहे जैसी है, जहां से इतने सारे देशों पर नजर रखी जा सकती है और जहां से इतने सारे देशों को रास्ता जा सकता है। लेकिन इस पूरे इलाके पर नजर रखने के लिए जो इसकी लोकेशन है वो अमेरिका के लिए भी बहुत खास है, क्योंकि उसके पास में ईरान भी है। तो उसको जरा और डिटेल में समझिए। 1980 के दशक में यहां सोवियत संघ का कब्जा था। एक तरह से कब्जा नहीं था, मतलब कंट्रोल था, उनके कंट्रोल में चल रही थी अफगानिस्तान की सरकार। और ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान तो देश थे ही नहीं, ये सब सोवियत संघ था। यानी अफगानिस्तान के उत्तर में बॉर्डर तक सोवियत संघ था और अमेरिका और सोवियत संघ की लड़ाई थी। तो अमेरिका ने समर्थन दिया मुजाहिदीन लड़ाकों को और अमेरिका ने मुजाहिदीन के जरिए सोवियत संघ को अफगानिस्तान से खदेड़ दिया। फिर 1991 में तो सोवियत संघ ही टूट गया और ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान रूस से अलग होकर अलग देश बन गए। तो सोवियत चुनौती तो खत्म हो गई। लेकिन फिर 1990 के दशक में इन्होंने अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया मदरसों के छात्रों ने। छात्रों को कहते हैं तालिब, तो वो हो गए तालिबान लड़ाके और अफगानिस्तान पर कट्टर तालिबान का कब्जा हो गया। लेकिन फिर 2001 में सब बदल गया। एक आतंकवादी ग्रुप अलकायदा ने अमेरिका पर हमला किया, आपको पता ही होगा। उसका लीडर था ओसामा बिन लादेन। तो 11 सितंबर 2001 को उन्होंने प्लेन हाईजैक किए और न्यूयॉर्क की वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की इमारतों में टकरा दिए। आप जानते ही उसमें करीब 3000 लोग मारे गए। तो फिर सीधे एंट्री हुई अमेरिका की अफगानिस्तान में, क्योंकि अमेरिका ने तालिबान को दोषी ठहराया, क्योंकि ओसामा तब अफगानिस्तान में छिपा हुआ था। इसके बाद अमेरिका और उसके साथी नेटो देशों ने अफगानिस्तान पर हमला कर दिया। मकसद था तालिबान को भगाना, आतंकवादियों को पकड़ना, एक नई सरकार बनाना जो वहां अमेरिका के खिलाफ ना हो। अमेरिका वहां 20 साल रहा, उसने खरबों डॉलर खर्च कर दिए। तालिबान की सरकार तो हटाई, लेकिन तालिबान को कभी पूरी तरह अमेरिका खत्म नहीं कर पाया। वो पहाड़ों में छिप गए, बम धमाकों से लड़ते रहे। साल 2020 आते आते अमेरिका थक गया
उसके 2400 से ज़्यादा सैनिक मारे जा चुके थे, उसको ये जंग अंतहीन लग रही थी। तो आखिर अमेरिका ने उन्हीं से सौदा कर लिया जिनको उखाड़ फेंकने के लिए अमेरिका आया था अफगानिस्तान में, यानी तालिबान। 2020 में जब ट्रंप ही राष्ट्रपति थे तभी बातचीत शुरू हुई थी, लेकिन डील फाइनल हुई 2021 में। 2021 में अमेरिका में प्रेसिडेंट थे जो बाइडेन। उन्होंने सारे सैनिक वापस बुला लिए और अमेरिका रातों रात निकल गया। काबुल का हवाई अड्डा अफरा तफरी से भर गया, लोग भाग रहे थे क्योंकि कट्टर तालिबान वापस आ रहे थे। अमेरिका की बनाई सरकार ताश के पत्तों के घर की तरह ढह गई। अब आइए बगराम हवाई अड्डे पर। यह एक ऐसा विशाल हवाई अड्डा है जो अमेरिका ने वहां बनाया था सिर्फ अपनी सेना के लिए, यानी एयरबेस है। इसका रनवे बनाया अमेरिका ने 2 मील लंबा, ताकि बड़े बड़े बम वर्षक विमान जो है वहां उतर सकें। वहां अमेरिकी सैनिकों के लिए घर बनाए, अस्पताल बनाया, बाजार बनाया, यहां तक कि जेल भी थी। इसकी लोकेशन है बिल्कुल काबुल के पास, सिर्फ 50 किलोमीटर उत्तर में काबुल से। वहां पहाड़ों के बीच एक सपाट घाटी है जहां से उड़ान आसान हो सकती है, इसलिए वहां अमेरिका ने अपना ये मिलिट्री बेस बनाया था। अमेरिका ने इसमें अरबों डॉलर झोंक डाले थे। एक मिनी अमेरिका ही बना दिया था वहां। जिम, पिज्जा हट, बर्गर किंग, वहां सब था। बगराम में अमेरिकी फौज का यूं मान लो कि दिल बसता था। बुश वहां गए, ओबामा गए, ट्रंप गए, सब वहां सैनिकों से मिलने गए। लेकिन जुलाई 2021 में अमेरिका रातों रात को वहां से चुपके से निकल गया। कुछ दिन बाद वहां जो अफगान सैनिक थे, जो अमेरिकी सैनिकों के साथ वहां तैनात होते थे, उन्होंने तालिबान को सरेंडर कर दिया। तालिबान ने खूब जश्न मनाया और अमेरिकी टैंक, हेलीकॉप्टर वगैरह को ट्रॉफी की तरह दुनिया को दिखाया। अब वो बगराम को अपनी ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये सब पुराना पड़ गया। खैर, अमेरिका ने वहां भागते भागते 700 करोड़ डॉलर का सामान छोड़ दिया। लगभग 60,000 करोड़ रुपए का सामान, मतलब ट्रक, बंदूकें, विमान, सब छोड़ दिया। सब तालिबान के हाथ लग गया। डोनाल्ड ट्रंप इसके लिए बाइडेन को दोष देते हैं, लेकिन 2020 में जब तालिबान से सौदा शुरू हुआ था तो किसकी सरकार थी? ट्रंप ने ही तो सौदेबाजी शुरू की थी ताकि अमेरिका अफगानिस्तान से निकल सके। सौदा तो ट्रंप ने 2020 में शुरू किया था। अब ट्रंप फिर अफगानिस्तान को लेकर बोल रहे हैं कि वो बगराम वापस लेंगे। वो कह रहे हैं कि बाइडेन की सरकार ने बगराम मुफ्त में दे दिया। अब कह रहे हैं बगराम तो चाहिए ही चाहिए। दिख रहा है कि ट्रंप को बगराम का जुनून है। उन्होंने मार्च में भी संकेत दिया था कि वो जो डील करने वाले थे जब वो पिछली बार राष्ट्रपति थे, उसमें वो बगराम को अमेरिका के पास ही रखने वाले थे, वो नहीं देने वाले थे तालिबान को। तो ये समझने की जरूरत है ट्रंप किस तरफ इशारा कर रहे हैं। जैसा हमने देखा था, बगराम से चीन का बॉर्डर ज्यादा दूर नहीं है, और जैसा हमने बात की, वो इलाका है चीन का शिंजियांग प्रांत। इसी शिंजियांग प्रांत में एक जगह है लोपनूर, और लोपनूर वो जगह है जहां चीन ने अपना पहला परमाणु टेस्ट किया था 1964 में। यानी चीन जब परमाणु ताकत बना था तो यहीं पर टेस्ट किया था। ये एक विशाल रेगिस्तानी इलाका है जहां हवा में, जमीन पर मिसाइल टेस्ट करता रहता है चीन। रिपोर्ट्स कहती हैं वहां चीन कुल 45 परमाणु टेस्ट कर चुका है, हालांकि आखिरी टेस्ट उसने 1996 में किया था। लोपनूर बगराम से करीब 2000 किलोमीटर दूर है। और इसके अलावा चीन की एक और न्यूक्लियर साइट बताई जाती है वहां, जिसका नाम है हमी। यह 2021 से बन रही है। सैटेलाइट तस्वीरों से पता चला कि वहां सैकड़ों अंडरग्राउंड साइलो हैं। साइलो का मतलब लंबे गड्ढे जिनमें परमाणु मिसाइलें रखी जाती हैं। हमी बगराम से करीब 1500 किलोमीटर दूर है। अफगानिस्तान चीन बॉर्डर से बगराम सिर्फ 800 किलोमीटर दूर है। खबरें यह कहती हैं कि साल 2024 तक चीन के पास 600 परमाणु बम हो गए थे। 20% हर साल बढ़ रहे हैं। तो इसलिए अमेरिका को बगराम चाहिए ताकि चीन पर निगरानी रख सके। लेकिन तालिबान ने साफ ठेंगा दिखा दिया ट्रंप को। वो कह रहे हैं अफगानों ने इतिहास में कभी विदेशी सैन्य अड्डे स्वीकार ही नहीं किए। वो कह रहे हैं अपनी जमीन का 1 इंच भी नहीं देंगे। अब खबरें ये आ रही हैं कि चीन तालिबान का पर्दे के पीछे से साथ दे रहा है। वो अफगानिस्तान में खदानों में पैसा लगा रहा है। वहां लिथियम की खदानें हैं जिससे फोन की बैटरी बनती है, लिथियम। रूस और ईरान भी तालिबान का समर्थन करते हैं। और दलील है कि दोहा समझौते की। दोहा समझौता था साल 2020 में हुआ था, कतर में समझौता हुआ था तालिबान और अमेरिका के बीच। इसमें अमेरिका ने वादा किया था कि वो अफगानिस्तान से पूरी तरह निकल जाएगा। उसकी दलील दे रहे हैं। तो अब आगे क्या हो सकता है? ट्रंप ने धमकी तो दे दी है कि बहुत बुरा हो सकता है। बहुत बुरा का मतलब क्या? क्या फिर अमेरिका हमला करेगा? क्या फिर इस इलाके में जंग होगी? और जंग होगी तो अफगानिस्तान की जंग में रूस और चीन भी कूद सकते हैं क्या?
और पड़ोसी पाकिस्तान किस साइड से बैटिंग करेगा इस बार? ट्रंप के साथ लंच तो कराए थे मुनीर, लेकिन चीन तो पाकिस्तान के अंदर बैठा हुआ है, कॉरिडोर बना रहा है, उसके खिलाफ तो जा नहीं सकते। यानी दुनिया की नजरें अब अभी रूस यूक्रेन और इजराइल हमास पर लगी हुई थी, इधर ट्रंप ने स्टीयरिंग बगराम की ओर मोड़ दिया। 100 बात की एक बात। उधर खबर है कि हमास ने ट्रंप से सीज फायर की गारंटी देने की मांग कर दी। खबर है कि गाजा में इजराइल से जंग लड़ रहे चरमपंथी संगठन हमास ने अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप को चिट्ठी लिखकर 60 दिन के सीज फायर की गारंटी की मांग की। दावा किया गया कि सीज फायर के बदले में हमास ने अपनी कैद में मौजूद आधे कैदियों को छोड़ने का प्रस्ताव रखा। फ्रांस की राजधानी पेरिस में आईफल टावर पर इजराइल और फिलिस्तीन के झंडे एक साथ लहराते दिखे। इंटरनेशनल डे ऑफ पीस के मौके पर दोनों देशों के झंडों के साथ शांति के प्रतीक डव पक्षी की तस्वीर को दिखाया गया। अमेरिका के नए H-1B वीजा नियमों से शेयर बाजार में बिकवाली का माहौल रहा। सेंसेक्स 466 अंक गिर गया तो निफ्टी लुढ़ककर 25,202 पर आ गया। इसकी वजह से निवेशकों की संपत्ति करीब 1 लाख करोड़ रुपए डूब गई। सबसे ज्यादा गिरावट आईटी और फार्मा सेक्टर के शेयरों में रही। हालांकि पावर और मेटल इंडेक्स चढ़कर बंद हुए। इधर जीएसटी की नई दरें लागू हो जाने के बाद देश भर में गाड़ियों, मोटरसाइकिलों और स्कूटरों के शोरूम जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। नवरात्र के पहले दिन कम हुई जीएसटी का फायदा उठाने के लिए शोरूम में सुबह से ही ग्राहकों के मानो मेला लग गया। जीएसटी काउंसिल की 56वीं मीटिंग में जीएसटी की दरों में बदलाव का फैसला लिया गया था। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने 3 सितंबर को इसकी जानकारी दी थी और फैसले पर अमल करते हुए नवरात्र के पहले दिन जीएसटी की नई दरें लागू भी कर दी गई। नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली एनडीए की सरकार ने 1 जुलाई 2017 को औपचारिक तौर पर जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स को देश भर में लागू किया था। आसान शब्दों में कहें तो इससे पहले हर राज्य में अलग अलग टैक्स लगते थे, जैसे सामान पर वैट, सर्विस पर सर्विस टैक्स। ये सब अलग अलग होने से कारोबार करने में थोड़ी मुश्किल होती थी। केंद्र सरकार ने जीएसटी लागू करके सबको एक ही टैक्स में जोड़ दिया था, जैसे एक ही छतरी के नीचे सब कुछ। तो जीएसटी को लाने का मुख्य मकसद था कारोबार को आसान बनाना और टैक्स चोरी को रोकना। केंद्र सरकार के मुताबिक वो इस मकसद में कामयाब भी रही, लेकिन 8 साल बाद केंद्र सरकार ने जीएसटी में सुधार करते हुए जीएसटी के 4 स्लैब में 2 स्लैब खत्म कर दिए और जीएसटी के 12% और 28% वाले स्लैब को हटा दिया। यानी अब सिर्फ 5% और 18% का जीएसटी स्लैब ही लागू होगा। नवरात्र के पहले दिन नई जीएसटी दरों के लागू होते ही गाड़ियों के शोरूम में ग्राहक उमड़ पड़े। यहाँ पर आप देख सकते हैं बचत उत्सव जैसा ही माहौल है, लेकिन क्या बचत लोगों को यहाँ पर हो रही है, कितनी हो रही है, यहाँ लोगों से समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आज से नई दरें जीएसटी की लागू हो गई हैं। यानी नई बाइक और नई कार खरीदने वाले ग्राहकों को केंद्र सरकार ने बड़ी राहत दी। हैचबैक मॉडल पर जीएसटी को 28% से घटाकर 18% कर दिया गया। न केवल कारों पर बल्कि मोटरसाइकिलों पर भी जीएसटी घटाकर मध्य वर्ग के ग्राहकों को बड़ी राहत दी गई। 18% जीएसटी हो गई है, 10% लेस हो गया है और जो गाड़ी के प्राइस में कमी आई है वो 9,500 रुपये इसमें मॉडल में कम हुआ है। गाड़ियों के अलावा 350 सीसी से कम इंजन वाले स्कूटर और बाइक्स की भी कीमत में कटौती कर दी गई। इसी वजह से कार शोरूमों के साथ दिल्ली में मोटरसाइकिलों के शोरूम में भी ग्राहकों की भीड़ नजर आई। सर, नवरात्रि का पहला दिन है और जीएसटी में जो छूट मिला है वो चीज़ देख के आज हम लोगों ने गाड़ी खरीदने का फैसला किया था। लोगों ने दावा किया कि गाड़ी और स्कूटर खरीदने के लिए बड़ी संख्या में लोग जीएसटी की नई दरें लागू होने का इंतजार कर रहे थे, जो नवरात्र के शुरू होते ही खरीदारी करने पहुंच गए। और इस सबके बीच जीएसटी की नई दरें लागू होने के बाद केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने खुद बाजार जाकर कई कारोबारियों से मुलाकात की। उन्होंने नई दरें लागू होने के बाद कई लोगों के साथ चर्चा की और इसके फायदे गिनाए। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार के हर घर स्वदेशी अभियान को बढ़ावा देने की अपील भी की। इस मुद्दे पर देश के कई राज्यों में कारोबारियों ने केंद्र सरकार का आभार जताया और उम्मीद जताई कि नई दरों से उनकी बिक्री बढ़ेगी। केंद्र सरकार ने जीएसटी के 4 टैक्स स्लैब को घटाकर 2 स्लैब कर दिए। इसके तहत 12% और 28% वाले स्लैब को हटाकर सिर्फ 5% और 18% वाले स्लैब को ही जारी रखने का फैसला लिया गया था। नई दरें लागू होते ही खाने पीने की कई चीजों के दाम घट गए तो जेनेरिक दवाइयां भी सस्ती हो गईं। और जीएसटी की नई दरें लागू होते ही कई राज्यों के कारोबारी जश्न मनाने के लिए सड़कों पर उतर आए। इस बीच दिल्ली में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने खुद बाजार जाकर कई कारोबारियों से मुलाकात की। उन्होंने नई दरें लागू होने के बाद कारोबारियों और ग्राहकों का हाल जाना और उन्हें होने वाले फायदे पर चर्चा की। इस दौरान अश्विनी वैष्णव ने केंद्र सरकार के हर घर स्वदेशी अभियान से जुड़े स्टिकर भी बांटे। भारत माता की जय, नरेंद्र मोदी।
दिल्ली की तरह उत्तर प्रदेश के वाराणसी में भी जीएसटी की नई दरें लागू होने के बाद कारोबारियों ने केंद्र सरकार का आभार जताया। उन्होंने उम्मीद जताई कि इससे उनकी बिक्री बढ़ेगी। कारोबारियों ने वहां जमकर आतिशबाजी की। जीएसटी की नई दरें लागू होने से कई चीजों के दाम घट गए। खाने पीने की कई चीजें सस्ती होने पर भोपाल में कुछ लोगों ने जश्न भी मनाया। जीएसटी की नई दरों के तहत जेनरिक दवाइयां भी सस्ती हो गईं। उन पर लगने वाली 12% जीएसटी दर घटकर 5% कर दी गई। इधर देश भर में जीएसटी की नई दरें लागू होने के बाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी भोपाल के बाजारों में पहुंचकर कारोबारियों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने कारोबारियों को जीएसटी की नई दरों के फायदे गिनवाए। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बाजारों में खरीदारी करने आए लोगों से भी बातचीत की और उनसे स्वदेशी चीजें अपनाने की अपील की। उन्होंने उन्हें जीएसटी की घटी हुई दरों और आसान जीएसटी के फायदे बताए। जीएसटी के कम होने से जो बाजार की रौनक है वो कई गुना बढ़ी है। मेरी अपनी ओर से बधाई। इधर दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिन के मौके पर शुरू किए गए सेवा पखवाड़े के तहत महिलाओं को सैनिटरी पैड बांटे गए। बीजेपी नेता और पूर्व सांसद रमेश बिधूड़ी इंदिरा कल्याण विहार इलाके में पहुंचे और महिलाओं को सैनिटरी पैड बांटे। 17 सितंबर को शुरू हुआ यह सेवा पखवाड़ा 2 अक्टूबर तक चलेगा। इसके तहत बीजेपी ने दिल्ली की अलग अलग बस्तियों में 75 बूथ बनाए और हर बूथ पर जरूरतमंद महिलाओं को सैनिटरी पैड बांटे। और अब खुशियों के रंग भरने वाली खबर। मध्य प्रदेश के इंदौर में बढ़ते प्रदूषण को कम करने के मकसद से नो कार डे मनाया गया। एक दिन के इस अभियान के तहत लोगों ने साइकिल, ई रिक्शा और बसों में सफर किया। जिले के सभी बड़े अधिकारियों ने इस मुहिम में हिस्सा लिया। वो भी साइकिल और ई रिक्शा से ही अपने दफ्तर पहुंचे। दावा किया गया कि इससे लाखों लीटर पेट्रोल और डीजल की बचत की गई। इस दौरान प्रदूषण कम करने और ट्रैफिक नियमों का पालन करने के लिए लोगों को शपथ भी दिलवाई गई और लोगों ने बढ़ चढ़कर इस मुहिम में हिस्सा लिया। प्रदूषण के स्तर में कमी लाने के मकसद से इंदौर में नो कार डे का आयोजन किया गया। इसके तहत बड़े बड़े अधिकारी भी अपनी कारों को घर में छोड़कर साइकिल और ई रिक्शा से ही दफ्तर के लिए निकले। इस अभियान की शुरुआत महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने साइकिल चलाकर की। वो गीता भवन इलाके से पलासिया तक खुद ही साइकिल चलाकर पहुंचे। इस पूरे इलाके को कार फ्री जोन घोषित किया गया था। एक दिन की इस मुहिम में पुलिस और प्रशासन के कई बड़े अधिकारी भी साइकिल से सफर करते नजर आए। इस दौरान एक इलाके में लोगों से पर्यावरण को साफ सुथरा रखने में प्रशासन का सहयोग करने की शपथ भी दिलवाई गई। अपने इंदौर के ट्रैफिक को सुगम, सुव्यवस्थित एवं सुचारू बनाने में अपना योगदान देंगे। दावा किया गया कि नो कार डे के इस अभियान के तहत लाखों लीटर पेट्रोल और डीजल की बचत की गई। जानकारों के मुताबिक इंदौर की हवा को खराब करने में गाड़ियों से निकलने वाले धुएं का बहुत बड़ा हाथ है। इस वजह से ही वहां के प्रशासन ने इस मुहिम को चलाने का फैसला लिया ताकि लोग साइकिल चलाने के अलावा पब्लिक ट्रांसपोर्ट का भी ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल कर सकें।